First of all, I am grateful to all of you for inviting me here. आज का जो टॉपिक है हाउ टू ग्रो रिच फास्टर। जैसे मान लो आप वर्किंग हो, कहीं पे जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, तो आपका बिजनेस या आप अपने जॉब के साथ साथ कैसे एक रिवेन्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपना अर्निंग ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर लाइफ को आपको एंजॉय करना है तो आपको अर्निंग को भी मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। जैसे इसके दो पार्ट होते हैं। दूसरा पार्ट होता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर मैं आज के डेट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए फोकस्ड हूँ तो लॉन्ग टर्म वेल्थ को मुझे एंजॉय करने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ मुझे इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है कि मेरे को आज का अर्निंग जो है उसके ऊपर भी फोकस करना है। आज मैं अगर 1 लाख रुपया कमाता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं उसको 10 लाख में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ की पिलर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है माइंडसेट। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको लाइफ में पहुंचना कहाँ है। अब माइंडसेट का दो पार्ट होता है। एक होता है विजुअलाइजेशन। जो हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो विजुअलाइज करना है कि भाई मुझे जीवन में पहुंचना कहाँ है, मेरे लाइफ का गोल क्या है। क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है, आपको क्लैरिटी आ जाता है कि आपको जीवन में पहुंचना कहाँ है, तो आप सारे बैरियर को तोड़ के वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इसका दूसरा पार्ट होता है बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम, जैसे हम अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ मुझे रिच बनना है, अगर मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ, मुझे 10 लाख रुपये 6 महीने के अंदर कमाना है, तो वो नॉर्मल आदमी को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही वैसा बना हुआ है। क्योंकि उसको अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। दूसरा पार्ट होता है कि आपको जो आपने गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए। तो सेकेंड पिलर है वो है स्किल्स, स्किल सेट। स्किल सेट में सबसे पहला है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप में अपनी टीम को लीड करने की कैपेसिटी डेवलप करनी है। टीम को लीड करने की कैपेसिटी कैसे डेवलप होगी? जब आपका जो कम्युनिकेशन है वो उनके साथ प्रॉपरली हो। अगर आप अपने टीम के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हो, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके बिजनेस में या जो भी अचीवमेंट है, तो अगर किसी का जो भी वर्क है उसको आपको अप्रिशिएट करना है, तभी आपका जो टीम मेंबर है वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। तो आपके अंदर में लीडरशिप होनी चाहिए और लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई अचीवमेंट होता है तो उसका क्रेडिट आपको अपने टीम को देना है, और अगर कोई फेलियर होता है या कोई मिस्टेक होता है तो उसको आपको ओन करना है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, और अगर कुछ अचीवमेंट आया है तो उसके लिए आप टीम को क्रेडिट दो। ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है लीडरशिप का। तो आप अगर एक अच्छे लीडर हो तो आपको इस क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखना है। दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए पब्लिक डिलीवरी में। जब तक आप कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने वर्ड्स को एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे ले जाएंगे। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग भी आपको आना चाहिए ताकि आप अपने किसी भी डील को कन्वर्ट कर सको। तीसरा है आपको फोकस करना है नेटवर्किंग के ऊपर और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। तो आप अपना नेटवर्क कैसे बड़ा कर सकते हैं? अगर आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए YouTube का इस्तेमाल किया। YouTube भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हो। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। इन सब नेटवर्क को यूज़ करके आप अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है
तो आप किसी भी चीज़ को प्रमोट इजीली कर सकते हो। इसीलिए आपको नेटवर्किंग के ऊपर भी फोकस करना है। इसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग। आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना है ताकि आपका ब्रांड बिल्डअप हो सके। जैसे आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, खुद की यूट्यूब चैनल होनी चाहिए और आपका सोशल मीडिया नेटवर्क पे कमांड होना चाहिए ताकि आप अपना बड़ा सा बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सको। और इन स्किल सेट्स को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और स्किल को एक्वायर करने के लिए फोकस कीजिए। जब आप आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और स्किल सेट को एक्वायर कर लेते हैं, तब आपके लिए आपका जो गोल है उसको अचीव करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास ये सारे स्किल्स आते हैं तो उस स्किल सेट के बेसिस पे आप वो पाथ डिसाइड कर सकते हो जो गोल आपने डिसाइड किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हम अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से पिलर्स है जिसको हमको क्रॉस करना है। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप ज़रूर इस चीज़ पे काम कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए, आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और आप उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्किल सेट्स की ज़रूरत है उस पर काम कीजिए। डेफिनेटली आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर आपको मंथली अर्निंग को इंक्रीज करना है तो उसके लिए एक माध्यम ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग के बेसिस पे भी आप अपना मंथली इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं। नाइस, गुड नंबर ऑफ पीपल। ट्रेडिंग के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ये मिथ को हमको बिल्कुल तोड़ना है। अगर आपके पास सही स्किल सेट्स है ट्रेडिंग के बारे में तो ट्रेडिंग से अच्छा टूल नहीं है अर्निंग के लिए। ट्रेडिंग से आप डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना स्किल सेट्स है, उसके बेसिस पे इसमें अनलिमिटेड स्कोप है। इसीलिए ट्रेडिंग में आने से पहले आपको नॉलेज और स्किल सेट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से अर्निंग चाहिए तो कम से कम 1 साल का लर्निंग का ज़रूरत है। 1 साल आप पूरा का पूरा फोकस करो लर्निंग पे। पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो प्रॉपरली और जो आपका नॉलेज है उसको स्किल में कन्वर्ट करो। स्किल में तब कन्वर्ट होगा जब उसका आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे वो स्किल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप डायरेक्ट ट्रेडिंग पे आओ। तब जाके आप जो ट्रेडिंग करोगे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा और ग्रेजुअली जो आपका लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। और ट्रेडिंग में अनलिमिटेड स्कोप है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट्स कितना है। तो मैं इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे मैंने एक फंडामेंटल सीरीज़ बनाया हुआ है। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस का जो सीरीज़ है उसी को ऑब्जर्व कर लीजिए, आप इन्वेस्टिंग के मास्टर हो जाओगे। इसको मैं 7 पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला है उधारी वालों से दूर रहो। अपने दैनिक जीवन में भी उधारी वालों से दूर रहो। जिस कंपनी में बोरोइंग ज़्यादा है उस कंपनी के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। चाहे कोई भी न्यूज़ हो कि उसके ऊपर वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है या कहीं से भी न्यूज़ फ्लैश किया हुआ है, आपको न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, टिप के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में हैवी डेट है मैं उस कंपनी से हमेशा दूर रहूँगा। तो ये इन्वेस्टिंग का पहला नियम है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जिस भी कंपनी में मैं निवेश करने जा रहा हूँ उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 0.5 होना चाहिए। तो भारत के इतिहास में जितनी भी कंपनी डूबी है वो सिर्फ हैवी बोरोइंग की वजह से है। क्योंकि जब कंपनी बोरोइंग लेती है तो उनका फोकस बिजनेस सेंट्रिक होने के बजाय उनका बोरोइंग्स को रीपे करने के ऊपर होता है। तो जब फोकस बिजनेस से हट के बोरोइंग को रीपे करने में होता है तो उनका जो बिजनेस है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक करता है। तो पहला नियम क्लियर है कि मैं जिस कंपनी में निवेश करने जा रहा हूँ उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करना है। दूसरा नियम है ग्रोथ रेट।
तो जिस कंपनी का ग्रोथ रेट 20% से कम है, अगर मैं उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदूंगा तो मेरा ग्रोथ रेट 20% से हायर कहाँ होगा। तो दूसरा नियम है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब जो कंपनी का जो शेयर होल्डर का फंड है प्लस उस कंपनी का रिजर्व प्लस सरप्लस है, इन दोनों जो कैपिटल को अगर ऐड करते हैं तो जो सम आता है उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट बना पा रहा है। मान लो कोई कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस 100 करोड़ है, तो उसका एनुअल प्रॉफिट मिनिमम 20 करोड़ होना चाहिए। मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से हायर होना चाहिए। तीसरा है, कभी भी हमको निवेश करना है तो हमको सस्ते में ज़्यादा निवेश करना है। मान लो मार्केट हायर लेवल पे है, मार्केट महंगा है, उस समय या तो हमको इन्वेस्टिंग रोक देना है या अगर निवेश करना भी है तो लो वॉल्यूम में करना है। तो सस्ते में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। कई बार आती है सिचुएशन कि आपने हायर वैल्यू पे इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपका कंपनी का सिलेक्शन अच्छा है तो आपको झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि प्राइस डाउन हो रहा है। आपको उस समय नर्वस नहीं होना है, आपको हैप्पी होना है कि अच्छी कंपनी मुझे सस्ते में मिल रही है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी निवेश का पोर्टफोलियो बनाना है, हमेशा अच्छी कंपनी के ऊपर ही निवेश करना है। इसमें क्या है, लोग बहुत सारे गलती करते हैं कि वो शेयर के प्राइस के पीछे जाते हैं। मैं बोलता हूँ शेयर के प्राइस के पीछे बिल्कुल मत जाइए, आप अच्छा बिजनेस का चयन कीजिए। और अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल साउंड है, डेफिनेटली वो कंपनी आपको ग्रो करेगी और आपका फंड उसी के साथ साथ ग्रो करेगा। इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस के ऊपर एनालिसिस करना है, बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, न कि प्राइस के पीछे जाना है। चौथा है, बहुत छोटी कंपनी में ज़्यादा निवेश नहीं करना है। जैसे जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से कम है, कोशिश करना है कि उसको अवॉइड करना है। कम से कम जो बेंचमार्क हमको रखना है वो 2000 करोड़ से हायर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जब छोटी कंपनी होती है तो जो उसके जो मैनेजमेंट टीम है उस कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है, लेकिन जब वही कंपनी बड़ी होने लगती है तो वो बड़े बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाती है। तो वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। इसीलिए जब आपको निवेश करना है तो छोटी कंपनी में कम से कम निवेश करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब छोटी कंपनी बड़ी होती है और उसका मैनेजमेंट साउंड है और उसके बिजनेस को मैनेज कर पाता है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका मल्टीप्लिकेशन है फंड का, वो छोटी कंपनी में ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनती है तो जो उसका इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। बेहतर है कि आप 10 से 15% ही छोटी कंपनी में निवेश करो। मिड कैप मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में है, उसमें करीब 20% के आसपास निवेश करो और 60% कम से कम वो लार्ज कैप में होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव है वो लार्ज कैप कंपनीज जो उतार चढ़ाव है उसको झेलने में ज़्यादा सक्षम होती है। तो जब हम लार्ज कैप में निवेश ज़्यादा करते हैं तो जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें वेरिएशन कम है। तो मान लो अगर मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो जो लार्ज कैप है उसमें फॉल लिमिटेड होता है। इसीलिए हमारे जो पोर्टफोलियो में वेरिएशन है वो कम है। इसीलिए हमको अगर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है तो लार्ज कैप में कम से कम 60% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पांचवा है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 50% से हायर होना चाहिए। तो मैं जिस भी कंपनी में निवेश करने जा रहा हूँ उसमें वो चेक करना है, प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होना चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के केस में ये अलग है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी में आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी 20% से हायर नहीं रख सकता। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी हमको ये चेक करना है प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होना चाहिए। छठवा है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस शीट पढ़ने आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में हमको पढ़ना क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में हमको सिर्फ 2 चीज़ पढ़ना है कि कंपनी का जो सेल्स साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए, और दूसरा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए।
तो जो सेल्स वाला पार्ट है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट देखेंगे तो सेल्स सबसे टॉप में होता है, इसीलिए जो सेल्स का ग्रोथ है उसको हम टॉप लाइन ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि सेल्स टॉप में लिखा होता है। और जो नेट प्रॉफिट है वो बॉटम में लिखा होता है, इसीलिए जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है उसको हम बॉटम लाइन ग्रोथ बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में हमको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और सातवां है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो बैलेंस शीट में हमको सिर्फ तीन चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ उस समय उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने अपने जेब से जो पूंजी डाला हुआ होता है उसी को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए। बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और अगर वो उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में मैंने अगर कोई पूंजी डाला है तो एक बार अगर पूंजी डाल दिया और एक बार वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो दोबारा उस बिजनेस में मुझे अपने जेब से पैसे डालने की जरूरत ना हो, तब तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं। अगर बिजनेस चल रहा है उसके बावजूद भी अगर मुझे अपने जेब से उस कंपनी में फिर से पैसे डालने की नौबत आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, मतलब उस बिजनेस में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए। और जो जैसे कोई भी बिजनेसमैन है जिसने शुरुआती पूंजी जो डाला हुआ है उसी पूंजी से साल दर साल जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कुछ हिस्सा अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होगा वो सही दिशा में ग्रोथ होगा। तो बैलेंस शीट का जो पहला लाइन है वो है शेयर कैपिटल। दूसरा है रिजर्व प्लस सरप्लस। जो कंपनी साल भर में जो नेट प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में बांट दिया वो शेयर होल्डर को चला गया, लेकिन जो कुछ हिस्सा बचा है उस हिस्से को कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, तब तो वो जो कंपनी है सही दिशा में आगे बढ़ पा रही है। अगर उसके पास कैश है और उस कैश को वो एम्प्लॉय नहीं कर रही कंपनी के ग्रोथ के लिए, मतलब वो भी ठीक स्थिति नहीं है। तो दूसरा जो है रिजर्व प्लस सरप्लस, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि साल दर साल रिजर्व प्लस सरप्लस बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और बैलेंस शीट में तीसरा है बोरोइंग्स या उधारी। सबसे अच्छा होता है वो कंपनी जिस कंपनी में कोई भी बोरोइंग ना हो, कोई भी उधारी ना हो। अगर बोरोइंग है भी तो वो साल दर साल घटते क्रम में होना चाहिए। अगर बोरोइंग साल दर साल घटते क्रम में है तो वो एक अच्छी स्थिति है। तो बैलेंस शीट में हमको सिर्फ तीन चीज का ध्यान रखना है। शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए। सिर्फ बोनस के केस में अगर शेयर कैपिटल बढ़ता है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिस समय कंपनी बोनस देती है उस समय शेयर कैपिटल उसी रेशियो में बढ़ जाता है जिस रेशियो में बोनस होता है। दूसरा है रिजर्व प्लस सरप्लस। रिजर्व प्लस सरप्लस या बैंक बैलेंस साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और तीसरा है बोरोइंग। बोरोइंग घटते क्रम में होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में बस इतना ही ध्यान रखने का जरूरत है, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एज एन इन्वेस्टर ये 7 पॉइंट अगर आप समझ लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और इन 7 पॉइंट को आपको समझना है तो इस चैनल पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहां से आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। एक क्वेश्चन तो मेरा ही है, अगर मैं चाहूंगा कि आप उनको श्योर। तो ये ट्रेडर जब हम बोलते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर, मतलब अगर इसको 2 लाइन में इसको समझाया जाए तो। सर आपका सवाल बहुत ही जायज़ है और बहुत सटीक है। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन पूछें ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी हो जाए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। इन्वेस्टिंग मतलब आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हो और उस कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हो और उस कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ आपका भी ग्रोथ होता चला जाएगा। मैं मान लो अपना कोई बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ,
मेरा बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो क्या मैं अपना बिजनेस मुझे बेच देना चाहिए? तो जब तक मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तब तक मुझे बने रहना है। ये होता है इन्वेस्टर। और दूसरा पार्ट होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। शेयर का प्राइस उसका फंडामेंटल से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे आप इन्वेस्टर हो और उसमें जो प्राइस का वेरिएशन आया है तो वो आपका जो बिजनेस ग्रोथ है उसके रिस्पेक्ट में, या जो कंपनी का जो बिजनेस वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में वो प्राइस जरूर आएगा। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है या ट्रेडिंग पार्ट है उसमें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। कई बार जो प्राइस है वो बियॉन्ड लिमिट होता है, जो उसकी बिजनेस वैल्यू है उससे बहुत ऊपर हो सकती है या बहुत नीचे हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि टेक्निकल के बेसिस पे जो प्राइस है वो मैच करेगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका बिजनेस या कंपनी के जो साइकिल है, प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार होता है कि अगर कोई कंपनी है उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगा कंटिन्यूसली तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो। इसीलिए टेक्निकल बिल्कुल अलग है, आपको बिल्कुल उसमें लगाव नहीं रखना है। टेक्निकल में अगर आप आते हो तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो मुझे इस पॉइंट पे निकलना ही है। ट्रेडिंग में मुझे किसी कंपनी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग पूरा का पूरा स्किल सेट का गेम है। अगर आप स्किल्ड नहीं हो ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, या फिर आप अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हो तो आपको डेरिवेटिव एनालिसिस आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे तो समझा पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट भी है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। उस चैनल में मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें निवेश करने के लिए कौन सी प्रारंभिक राशि होती है जो मतलब एक आम व्यक्ति, आम इंसान जो है उस राशि को डिफाइन कर सकता है कि नहीं मैं 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी व्यक्ति जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी मान लो लिस्ट है, अगर वो मंथली 1,000 रुपया डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करता है, तब भी 40 साल तक अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो 1,000 रुपये का जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो करीब 15 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होते हैं। सर 1,000 रुपये बोल रहा हूँ। यस, इफ यू हैव चूजन राइट कंपनी एंड यू आर इन्वेस्टिंग on a disciplined way 1,000 rupees every month, you would be able to make 15 crore in 40 years. अगर आपका टारगेट है कि आपको 100 करोड़ अचीव करना है, आपको मंथली 6,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना है अच्छी कंपनी में। अब अच्छी का क्राइटेरिया यही है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर 10 कंपनी चूज करते हो और उसको डिसिप्लिन्ड वे में हर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, 100 करोड़ 6,000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है 40 साल में। तो मेरा ये सवाल है कि स्टॉक मार्केट में जाना क्यों चाहिए जब रिस्क है? पहला चीज ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, दूसरा चीज रिस्क है तो जाने की जरूरत है, राइट? और ये कुछ थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डाल सको तो। अब आपने इसमें बोला, ट्रेडिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। अभी जैसे आपने बोला और भी जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि एफडी हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया। अभी मैंने जैसे बोला 100 करोड़ का टारगेट 6,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है। अगर आप ये 6,000 रुपया किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से एसआईपी करते हो तो वो 40 साल में सिर्फ 1 करोड़ होते हैं। और अगर आप वो खुद से कंपनी सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हो डिसिप्लिन्ड वे में तो वो 100 करोड़ होता है। तो 40 साल का जो अंतराल है उसमें वो जो वेरिएशन है वो 1 करोड़ और 100 करोड़। आप इमेजिन नहीं कर सकते डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। मतलब आपका सीधा कमांड इसमें ये है कि शेयर बाजार में जाना चाहिए लोगों को? बिल्कुल जाना चाहिए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म गेन है। अगर मैं डिसिप्लिन वे में 40 ईयर्स तक का
अगर 100 करोड़ मुझे बनाना है तो 40 ईयर्स तक 6,000 रुपीज़ मुझे इन्वेस्ट करना है। मुझे अगर अपने डेली लाइफ को एंजॉय करना है या आज लाइफ को हैप्पियर बनाना है तो मुझे आज की अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि मुझे अपनी मंथली इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रेडिंग का पर्पज़ ये है कि मैं अपने मंथली इनकम को मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि अगर ट्रेडिंग आप डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करते हो तो ट्रेडिंग से कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लिमिट तक ग्रो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी लेवल क्या है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो मैं माइक आप तक आके देता हूँ। कि जो मैंने 12-13 साल ट्रेडिंग की उसमें मैंने देखा कि 4-5 बहुत बड़े फ्रॉड हुए। 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स का करोड़ों का हुआ और उसके शेयर्स मैंने 637 रुपीज़ में लिए थे। इसीलिए हम बात करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। और आपने जिन भी कंपनी का नाम लिया उन कंपनी का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों उसमें फ्रॉड हुआ और वो कब से बोल रहा था कि उसमें फ्रॉड होने वाला है। कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो आपको क्लियर कर देता है कि आगे उसका भविष्य क्या होने वाला है। और दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और उसमें से अगर एक आध कंपनी खराब भी हो जाती है तो अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वो मैनेज हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, इसलिए आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट का सीधा सा फंडा है, आप बैलेंस शीट 5 साल का पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है। अगर वो शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरा उनका रिजर्व प्लस सरप्लस साल दर साल बढ़ रहा है, और तीसरा है उनका बोरोइंग जीरो की तरफ है, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस शीट वो क्लियरली चीख के बताता है कि उस कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है या उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इसीलिए किसी को भी अगर इन्वेस्टिंग सीखना है तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस शीट और बैलेंस शीट को पढ़ने पे। मैं पीएसयू कंपनी में काम करता हूँ। क्या मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। मैं खुद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मैनेजर हूँ। एज ए रिटेलर गवर्नमेंट आपको प्रमोट भी करती है, कई बार आपकी कंपनी आपको शेयर्स भी इशू करती है। जब कंपनी खुद उस चीज़ को प्रमोट कर रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट उसके लिए पाबंदी लगा सकती है। इसलिए आप इन्वेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करेगा। ट्रेडिंग के लिए क्या कोई ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करने से एटलीस्ट बेसिक ट्रेडिंग में नॉलेज एक्वायर किया जाए और धीरे धीरे ग्रो किया जाए? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को बोलना चाह रहा था, ये कहीं ना कहीं मिसिंग था। ट्रेडिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे टूल हैं। जब आप ट्रेडिंग टूल को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिस्ट है, सैकड़ों टूल्स हैं। ट्रेडिंग के लिए मैं सीधा सा बोलूँगा, कोई भी 2 टूल जो आपको सूटेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरा क्या टूल बताता है। आपको जो भी टूल कंफर्टेबल लगता है उसी 2 टूल के ऊपर मास्टरी कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेडिंग में। शेयर मार्केट के अंदर कोई कंपनी अपने शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो डिपेंड करता है, जो प्रमोटर है वो अगर वैसे तो नहीं कर सकती है क्योंकि ऑब्लिगेशन है आरबीआई के साइड से कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं शेयर से खरीदी या बिक्री से संबंधित तो वो उनको पब्लिक को अनाउंस करना है। लेकिन वो किसी और माध्यम से चाहे तो करवा सकती है, इसलिए मैनिपुलेशन पॉसिबल है। लेकिन जनरली जो अच्छी कंपनी होती है, जिनके बैलेंस शीट साफ सुथरे होते हैं, वो मैनिपुलेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती। तो चांसेस है कि जो फ्रॉड कंपनीज़ है उसी में मैनिपुलेशन होता है। तो वो आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस शीट देख के समझ सकते हो वो कंपनी फ्रॉड है या अच्छी है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस शीट और बैलेंस शीट आपको पढ़ने ज़रूर आना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो बच्चे का परवरिश करते हो उसमें जब बच्चा 5वीं क्लास पास होता है, 6th स्टैंडर्ड में जाता है, उसको इन्वेस्टिंग का आप
नॉलेज खुद से देना चालू कर दो। अगर वो 6th क्लास से इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है तो 12th क्लास के जाते जाते वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो वो हमारे परवरिश या पेरेंटिंग का एक पार्ट होना चाहिए। Thank you so much for all lovely audience coming here and paying attention, giving their time. It was absolutely an honor for me today to conduct this session, and thank you so much Dinesh sir. Thank you so much. Those were valuable inputs. और बहुत ऐसे सेशंस हम मल्टीपल टाइम्स करते रहेंगे। छोटी छोटी स्टेप्स से हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे and we'll take our own decisions. That is something which we need to believe. इसी से सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिनेश सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद।